सो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पिछली क्लास में शुरू किया था, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। ओम, आप न्यू ज्वाइनी है, आज ही ज्वाइन किए हैं? यस सर। और आपकी नवोदय से हैं क्या, जो 11th क्लास का कोर्स करना चाहते हैं? यस सर, यस। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 2-3 चैप्टर हुआ है हम लोगों का, तो शुरू के चैप्टर से उतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। जैसे कोई और बैच स्टार्ट होगा तो उसमें वो सारे चैप्टर्स आप अलग से कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से करेंगे। हेलो सर, पहले हो चुका है इसका लेक्चर क्या? एक लेक्चर हुआ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, वो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था, उतना आपको आता होगा, ठीक है? तो आज वाला से ही मेन इंपॉर्टेंस रखता है। वो ठीक है थ्योरेटिकल सर। वाली चीजें हैं, वो 9th वाइन्थ में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो चीजें हैं फ्री बॉडी डायग्राम और ये सब चीज से स्टार्ट होगा, तो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये यहीं से स्टार्ट होता है। वो तो हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पढ़ाते हैं कि तो दोनों चीज समझ में आए, बेसिक्स और ये, तो इतना जरूरी क्लास नहीं था। उसका वीडियो है, मैं आपको शेयर कर लूंगा, मतलब मेरे पास सारे रिकॉर्डेड होते हैं वीडियोस जो हम क्लास लेते हैं, वो वीडियो मैं शेयर कर लूंगा, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको कंटिन्यूएशन आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेट देखा था, नॉर्मल रिएक्शन देखा था, टेंशन फोर्स देखा था। ये स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एक मास यहाँ लगा हुआ है, ठीक है? ये ग्राउंड हो गया और ये फिक्स्ड है, लेट्स से। तो अगर हम लोग इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, मतलब कंप्रेस करने का मतलब इस ब्लॉक को अगर हम लोग x डिस्टेंस से इधर मूव करते हैं, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग इसको अपोज करेगा। ये जो मोशन है इसको स्प्रिंग अपोज करेगा, और स्प्रिंग इसके, अगर हम लोग फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं इसको कंप्रेस करने के लिए, तो स्प्रिंग इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है उसका वैल्यू k इंटू एक्स होता है। -kx इसीलिए बोला हुआ है कि भाई जिधर x होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। मतलब कि आप स्प्रिंग को जब कंप्रेस कर रहे हो तो x किधर है, x इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट होगा, इसीलिए ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो जब हम लिखते हैं F इज इक्वल टू -kx, इसका मतलब फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज देयर। मतलब कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट के तरफ तो फोर्स है राइट के तरफ। ये कंप्रेशन का केस हो गया। यही अगर इलोंगेशन का केस होता, मतलब अगर एक स्प्रिंग को खींच रहे होते हम लोग राइट की ओर, तो अगर हम लोग इलोंगेट कर दिए इसको, राइट, इनिशियल पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे था और इसको इलोंगेट करके यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है? तो x डिस्टेंस से इलोंगेशन हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ राइट है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर वापस F इज इक्वल टू -kx इस डायरेक्शन में होगा। तो जहां पे मतलब आप कंप्रेस करोगे तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको आपको फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से, उसको इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए। और यही अगर हम लोग बाहर की तरफ इसको खींचेंगे तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ स्प्रिंग की वजह से, ठीक है? तो जिधर भी हम इसको मूव कराते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। और F इज इक्वल टू -kx हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझो, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम अब से लेके मैकेनिक्स पूरा जितना करोगे, इनफैक्ट मैकेनिक्स क्या, कोई भी चीज बनाओगे तो फोर्सेस का डायरेक्शन वगैरह जब हम बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब तक फ्री बॉडी डायग्राम ठीक नहीं बनेगा, तुम्हारा इक्वेशन ठीक नहीं बनेगा, इक्वेशन ठीक नहीं बनेगा तो तुम सॉल्व करके आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। तो ये बेसिक स्टेप है।
ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे भाई कि 5 बेसिक स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अभी हम लोग वही उन्हीं स्टेप्स पे भी बात करेंगे। So a free body diagram consists of a diagrammatic representation of a body, single body, or a system of bodies isolated from its surrounding, showing all the forces acting on it and direction of acceleration. मतलब कि free body diagram क्या करता है? एक diagrammatic representation है, pictorial representation है of a single body or a system of body. या तो single body होगा या system of body, कई सारे body को मिला के होगा। आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से उसको अलग कर दिया जाता है। शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उस बॉडी पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सब अगर हम उसको दिखाएंगे तो वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाता है। जैसे हम लोगों ने उस दिन हम बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग एक फोर्स से इधर खींच रहे हैं, ये ग्राउंड है। तो अगर हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में इस ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट मास लिया जाता है, तुम इस पे भी बना सकते हो, बाद में अलग भी कर सकते दिखा देंगे, दोनों तरह से बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसका एक वेट होगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मास इसका अगर m है तो वेट इसका mg नीचे की तरफ लगेगा। जितने फोर्स से ये वेट नीचे इसको प्रेस करेगा ग्राउंड को, ग्राउंड इसके ऊपर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फोर्स है इसको फिर हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, राइट। अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो हम लोग इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक हो जाएगा यहाँ पे देखो, जिधर थीटा है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये एफ कॉस थीटा हो गया। थीटा इधर है तो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा हो गया, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा हो गया। तो बेसिकली तुमने क्या किया, इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस तुमने रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। बट जनरली ये तो हम लोगों ने बना लिया, बट जनरली फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब पॉइंट मास कंसिडर करना। इस मास को हम लोग एक पॉइंट से कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को हम लोग ऐसे शो करेंगे। तो ये n हो गया, ये f साइन थीटा हो गया, ये f cos थीटा हो गया, ये f हो गया और ये mg हो गया। तो ये जो है ये हमारा होता है फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना फ्री बॉडी डायग्राम होता है। शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह देखोगे FBD लिखा होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। सो जो पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेट इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली स्पेसिफाइंग इट्स बाउंड्री। मतलब हम लोग को सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ सिस्टम क्या है, ये मास ब्लॉक जो है, m मास का जो ब्लॉक है ये एक सिस्टम, ठीक है। कभी कभी क्या है कि आपके पास ये दो ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, तो ये पूरे को सिस्टम कंसिडर करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हम सिस्टम क्या ले रहे हैं। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा हम सिस्टम किसको ले रहे हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द सिस्टम पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है लेबल ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन इट। मतलब उस पर उन सबको लेबल कर लीजिए। प्लीज म्यूट पे रहिए बच्चों। लेबल ऑल द फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जितने एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको आपको लेबल कर लेना है, दिखा देना है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया भाई कि एक F लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। ये सारे फोर्सेस हम लोगों ने इसमें शो कर लिए। फर्स्ट, ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस इन द डायग्राम। Draw contact forces which act at the boundary of the object or system. Contact forces are normal, friction, tension, and applied forces. Be sure to include all the forces acting on the chosen body. You should not include any force exerted by the body on some other body. मतलब कि आपको उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वही बस दिखाना, वो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना। इस जैसे ये ब्लॉक हम कंसिडर करें, इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है ना, वही हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में बनाएंगे।
ये ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है वो हम लोग नहीं फ्री बॉडी डायग्राम में बनाते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगा रहा है वो नहीं बनाते। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को पहले बनाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स को उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। और स्टेप 3 है चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर कंसीडर कर लिया और वाई एक्सिस इधर कंसीडर कर लिया। हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स और वाई को, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि किसको एक्स लेना है किसको वाई लेना है। जैसे अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन वाली बात करते हैं तो इंक्लाइन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंसिडर कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको कर लेते हैं वाई एक्सिस। तो डिपेंड करता है, तुम इसको भी एक्स ले सकते हो ऊपर वाले को और इसको वाई ले सकते हो। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे लेना चाहते हो, है ना। तो कंसिडर चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को चूज करना है। शो लोकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सप्लिसिटली इन द फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन determine components of forces with reference to these axes and resolve all the forces into x and y component। जैसे हमने यहाँ किया है, हमने x और y इसको माना और इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है दो पार्ट में। जो x एक्सिस के अलोंग है वो f cos थीटा हो गया, y एक्सिस के अलोंग वाले को f sin थीटा हमने लिख लिया। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले डिसाइड किया और हर फोर्स को उन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अबाउट रिजॉल्व कर दिया, उसको बांट दिया फोर्स को। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ स्टेप है इफ नोन शो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नियर द बॉडी, रिजॉल्व एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस। सो इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन then it is preferable to take one of the axis along direction of acceleration. In this way we will ensure that component of acceleration along other axis will be zero. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को एक एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं जिससे दूसरे एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। उसके बाद स्टेप 5 क्या है, अप्लाई द इक्वेशन। मतलब हम लोग ये इक्वेशन F इज इक्वल टू ma एक्स डायरेक्शन में अलग से लिखते हैं और y डायरेक्शन में अलग से लिखते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम लोग x और y एक्सिस दोनों के अलोंग हम लोग बांट देते हैं। Step 5 will have two equations with several unknown quantities. If you have only two unknown quantities at this point, you can solve the two equation for these. तो आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशंस होने चाहिए। तो अभी हम लोगों के पास कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है, राइट। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम 2 अननोन निकाल सकते हैं। सो 2 अननोन निकालने के लिए अब हमारे ऊपर है कि ये जो 2 अननोन ही है या इक्वेशन में या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी लिखना होगा जो कि क्वेश्चन के हिसाब से। If step 5 produces 2 equations with more than 2 unknowns, go back to step 2 and select another object or system and repeat these steps. तो बेसिकली तुमको और रिलेशनशिप निकालने पड़ेंगे जिससे कि वेरिएबल्स को रिड्यूस करके 2 तक किया जा सके। Note that in free body diagram of a system, internal forces are not drawn, only external forces are drawn. तो internal forces को हम लोग नहीं बनाते हैं, बस एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लोग शो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 19 है। सो यहाँ पे हम लोगों को a block of mass m, so a block of mass m is kept on the table as shown in the figure below. Draw free body diagram of the block. तो अगर हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है ये कि एक मास दे रखा है इस पे बच्चों। हाँ ओम बताइए, पूछना है कुछ? सर बोल रहे थे क्या कि मतलब जो आप अभी स्लाइड दिखा रहे हैं हाँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा या हम लोग स्क्रीनशॉट लें? हाँ, हम पीडीएफ शेयर कर लेंगे ना, क्लास के बाद पीडीएफ शेयर कर लेंगे, वीडियो भी शेयर कर लेंगे। हम लोग का एक गूगल क्लासरूम बना हुआ है, गूगल क्लासरूम में हम लोग सब चीज अपलोड कर देते हैं। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है
ये हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, तो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, और आप बाद में चाहें, अगर मान लीजिए व्हाट्सएप से डिलीट विलीट हो गया, तो वो हमारे गूगल क्लासरूम एक है, उसका लिंक आपको बता दिया जाएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा उसमें, और वहां से आप कभी भी उसको जाके ले सकते हैं, वीडियो ठीक और ये दोनों। ठीक है, तो है इसीलिए हम स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं, इन सब को ज्वाइन करके एक पीडीएफ बना के आपको भेज दें। ओके सर। Okay, so a block of mass m is kept on the table as shown in the figure below. हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का, टेबल पे दिख रहा है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे बेटा दो ही फोर्स लगेगा, एक इसका वेट लगेगा नीचे के तरफ mg, और वेट जब ये एक फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो किधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन n, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, इसका रिएक्शन फोर्स है। एक्शन फोर्स mg हो गया, रिएक्शन फोर्स n हो गया, तो mg और n बना के ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फाइंड नॉर्मल फोर्स n बिटवीन सरफेस ऑफ टेबल एंड द ब्लॉक। तो ये नॉर्मल फोर्स हम लोगों ने दिखा दिया, तो इसका वैल्यू अगर निकालना है हम लोग को y डायरेक्शन में, अगर हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, है ना, तो बिकॉज ये इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, राइट। ये ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहा है, स्टेशनरी रखा हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू m इंटू ए वाई होता है, ए वाई 0 है हमारा y डायरेक्शन में, तो समेशन ऑफ जो एफ वाई है ये 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई मतलब अगर नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर को नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा mg माइनस एन इज इक्वल टू 0। सो इससे हमारा आ जाएगा mg इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आ गया, mg के बराबर आ गया। थर्ड पेरा, आर दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर? यस, it is an action reaction pair. So n and mg are action reaction pair. So n and mg are action reaction pair. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट। इफ आंसर इज नो, ड्रॉ एक्शन रिएक्शन पेयर। सो यहाँ पे तो ये यस ही है, एक्शन रिएक्शन पेयर हम लोगों ने बना ही लिया है। ठीक है, सर फोर्थ का आंसर कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं, ये देखो दूसरे तरीके से पूछ रहा है, ये कह रहा है आर फोर्सेस, मतलब अगर इसी ब्लॉक पे दोनों को अगर हम मानते हैं तब तो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इनका ये कहना है कि इस ब्लॉक पे अगर तुम देखो तो mg नीचे अगर हम ब्लॉक में दिखाएंगे तो एक ही इसी ऑब्जेक्ट पे n और mg कर दिए, तब उस केस में हम लोग यहाँ पे नो लिखेंगे, राइट। तो उसको अलग से फिर तुमको ऐसे शो करना पड़ेगा कि इसको अलग सिस्टम मानेंगे हम लोग। अगर अर्थ और इसको सेम सिस्टम माने तब तो दे आर एक्शन रिएक्शन। अर्थ को अलग मानते हैं तो ये नीचे एक फोर्स n लगाएगा और ये ऊपर n इसके ऊपर लगाएगा। तो ये देखो ऑब्जेक्ट पे ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर n फोर्स लग रहा है, और ब्लॉक इस पे नीचे के तरफ भी n फोर्स लगा रहा है। ये जो n है ये बेसिकली किसके बराबर है, mg के बराबर, जो कि यहाँ पर से आ रहा है। तो अगर तुम इसको अलग अलग सिस्टम मानते हो, ठीक है, जैसे ब्लॉक बोल रहा है तो एक्टिंग ऑन ब्लॉक, दोनों ब्लॉक पे लगेगा तब एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लेंगे, तब नो लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ वाले का आंसर, तो ये थर्ड वाले का आंसर नो लिख लो। आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन n and mg are not the action reaction pair acting on block. If answer is no, draw the action reaction pair। तो तुमको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ब्लॉक पे बोला था हम लोग, ब्लॉक और अर्थ सिस्टम दोनों कंसीडर कर रहे थे, तब वो आंसर होता। ठीक है,
बेसिकली एक्शन और रिएक्शन पेयर क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे दोनों मास पे इसी m जो ब्लॉक है उसी के ऊपर एक्शन रिएक्शन हम लोग लगा रहे थे, तो वो नो होगा इसका आंसर थर्ड वाले का। 20th वाला है, इन फिगर शोन बिलो फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, तो अब देखिए, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड ग्राउंड सरफेस। तो अभी क्या है, अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं, m1 एक का वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड के तरफ m1g, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर के तरफ n1, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक जो फोर्स लग रहा है नीचे के तरफ इसका वेट है, और ब्लॉक पे ऊपर के तरफ बिकॉज ये कांटेक्ट पे है इसके इस सरफेस के, तो सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से एक कांटेक्ट फोर्स लगता है ऊपर के तरफ, जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1 लिखते हैं। सो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, तो ये एक ऐसे दिखाएंगे m1 को, और m2 को अगर शो करना होगा, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो m2 के फ्री बॉडी डायग्राम में आप ये देखिए कि ये जो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या है, ये देखो इसके m2 के ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, तो ये नीचे m2 था, तो ये n1 फोर्स अगर हम कह रहे हैं कि m2 m1 पे लगा रहा है, तो m1 m2 पे जो एक फोर्स लगाएगा वो भी n1 लगाएगा। उसके अलावा इसका खुद का वेट होगा नीचे के तरफ m2g, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा n2, क्योंकि ये रिएक्शन इसके वजह से भी होगा, ग्राउंड के वजह से भी रिएक्शन होगा। तो n1 हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज बिटवीन m1 एंड m2, m1 और m2 के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो n1 है, और ग्राउंड और m2 के वजह से जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो n2 है, और ये जो m2g एक है जो इसका खुद का वेट है वो इसके ऊपर लग रहा है। अब कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड ग्राउंड सरफेस, तो ये हम लोगों ने n2 शो कर लिया, और हम लोगों को निकालना भी है, और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 मतलब हमें n1 का वैल्यू निकालना। सो अब अगर हम लोग इसको पहले वाले से इक्वेशन लिखते हैं, इस वाले का इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो n1 माइनस m1g इज इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ हो नहीं रहा है, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 होगा, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे। समेशन ऑफ fy m इंटू ay होता है, m1 इंटू ay कर लो यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट वाले ब्लॉक पे हम लोग फोर्सेस देख रहे हैं। सो ये n1 माइनस m1g 0 के बराबर है, मतलब n1 इज इक्वल टू m1g हो गया। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है m1g, ऊपर n1 लग रहा है, तो n1 किसके बराबर हो गया, m1g, और यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए दोनों फोर्सेस इक्वल है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब अगर दूसरे वाले के लिए अगर हम लोग लिखते हैं, दूसरे वाले में अगर हम लोग लिखेंगे, तो देखो ये जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो n2 लग रहा है ना, और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितने लग रहा है, n1 प्लस m2g। तो जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ऊपर जो फोर्स लग रहा है n2, नीचे जो फोर्स लग रहा है n1 और m2g, दोनों को ऐड कर दिया। अब n1 का वैल्यू m1g यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास n2 इज इक्वल टू m1g प्लस m2g हो गया, या नॉर्मल रिएक्शन 2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, अगर इस दोनों को ही हम साथ में सिस्टम मान लेते, तो दोनों का मास मिला के कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, और ये इसका वेट नीचे के तरफ लग रहा है, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n2 ऐसे लग रहा है, तो n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g ऐसे भी कर सकते। मतलब आप अगर अलग अलग इस ब्लॉक को सिस्टम माने तो भी आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा n2 का,
और अलग अगर आप इन दोनों को साथ में एक सिस्टम मान लें, मतलब इसके ऊपर ये रखा हुआ है, पूरा मास जो है इसका m1 प्लस m2 है, और ये पूरा मास नीचे के तरफ जो एक्ट कर रहा है, ये मान लीजिए अर्थ है, ये पूरा मास जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वेट, तो वो m1 प्लस m2g हो गया, और पूरा नॉर्मल रिएक्शन जो n2 है वो दोनों इक्वल होंगे, n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिस्टम कैसे कंसिडर करते हैं। कहीं कहीं पे साथ में लेने से फायदा होता है, इजी हो जाता है प्रॉब्लम, और कहीं कहीं पे अलग अलग लेना पड़ता है। जैसे आपको जब पहले वाले पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने बोला, उसके लिए तो आपको ये वाले ब्लॉक को अलग लेना पड़ेगा, तभी तो कॉन्टैक्ट फोर्स m1 और m2 के बीच में आप निकाल पाएंगे। अगर सिस्टम को साथ में ले लिया, हमें पता है इंटरनल फोर्सेस हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये वाला जो इस वाले सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो तो इंटरनल हो गया सिस्टम के लिए, तो इंटरनल हो गया तो फिर उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए सिस्टम क्या लेना है, कौन से सिस्टम से हम लोग को इक्वेशंस लिखने हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे पूछा हुआ है, तो हम लोगों को इसको और इसको दोनों को अलग अलग सिस्टम देना, और अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे पूछा है तो हम दोनों को साथ में भी अगर ले लेते हैं सिस्टम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Sir. जैसे 21st वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में two blocks are kept in contact on a smooth surface as shown in the figure. Draw normal force exerted by A on B. अब ये दोनों, ठीक है, A और B क्या है, स्टेशनरी है, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो A B पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। अगर इस पे देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन A एंड B, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ए का, अगर ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये ग्राउंड हो गया, ए का जो वेट होगा एम ए, इसका मास हो गया मान लो एम ए जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन एन ए हो गया इधर, और कोई फोर्स नहीं है, राइट भाई। ये ए बी को अगर पुश करेगा तभी तो बी ए को वापस पुश करेगा ना। ए और बी के बीच में कोई इंटरैक्शन ही नहीं है, दोनों साथ में बस रखे हुए हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, बट जब तक ये इसको पुश नहीं करेगा तब तक ये वापस इसको पुश नहीं करेगा। तो नॉर्मल फोर्स तो तभी होगा ना जब कोई पुश या पुल होएगा। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, अलग अलग बनाते हैं, ये बी ब्लॉक है, इसका अपना वेट हो गया एम बी जी नीचे के तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन एन बी हो गया। इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है। यही अगर सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि हम लोग इसको एक फोर्स एफ से पुश कर रहे हैं, अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लिखना है, इसके और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लिखना है ना। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, नीचे के तरफ फोर्स है एम ए जी, ऊपर के तरफ इस पे जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू एन ए। ये जो इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों अब देखो पुश करेंगे तो पुश करने की वजह से ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी इस पे वापस फोर्स लगाएगा। मान लो इसके ऊपर जो ब्लॉक बी, जो ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन लगा रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, और पूरा ऑब्जेक्ट जो है इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन है ना। हम लोग पुश करेंगे तो एक्सेलरेशन भी होगा, मान लो एक्सेलरेशन ए है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। देखो मोशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, हम लोग इसको एक्स मान रहे हैं, इसको वाई मान रहे हैं, मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम लोग सारे फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो हम लोग को कोई काम है नहीं, हम लोगों को तो एन का वैल्यू निकालना है।
जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो समेशन एफ एक्स क्या है, राइट साइड में जो फोर्स है, हम लोग ए एक्सेलरेशन जिधर है ना उधर पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव ले रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स जो ए ऑब्जेक्ट पे लग रहा है राइट के तरफ एफ लग रहा है, लेफ्ट के तरफ एन लग रहा है, तो एफ माइनस एन इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए, पहला। दूसरा, हम लोग दूसरे वाले बी वाले ब्लॉक का अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, देखो ये कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे एन लग रहा है तो इस पे भी एन लगेगा राइट साइड में, एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो जितना रिएक्शन बी ए पे कर रहा है उतना ही एक्शन ए बी पे लगाएगा, जो फोर्स ए बी पे लगाएगा वही फोर्स तो बी ए पे वापस लगाएगा। तो एन लग रहा है इस पे राइट के तरफ और इसका एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन में इधर हो रहा है, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा इसका नीचे फोर्स एम बी जी है और नॉर्मल रिएक्शन एन बी है, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन जो ए है। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या लग रहा है, एन लग रहा है, एन लग रहा है, एन इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए, ये सेकेंड हो गया। अब आप क्या कीजिए, ये सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले को कंबाइन कर लीजिए, एन का वैल्यू इसमें डाल देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ माइनस ऑफ ये एम बी ए इधर आ गया, एम बी ए इज इक्वल टू एम ए इंटू ए, माइनस एम बी ए को इधर लेके चले जाओ, एफ इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए। तो इससे अब हमारा क्या आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन ए है दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, जब ये एक्सेलरेशन पता चल गया, हमें क्या निकालना था, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था एन, तो एन का वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, एम बी इंटू एक्सेलरेशन जो यहाँ पे निकाले हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन में, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम बी इंटू एफ डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर हम पुट करें तो ये हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को बेसिकली मास इंटू फोर्स बाय सम ऑफ बोथ द masses, mb into f by ma plus mb, ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? तो ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका तो आंसर ये है। अगर हम लोग में क्वेश्चन ये होता कि हम लोग इसको फोर्स F से पुश कर रहे हैं राइट के तरफ, तब क्या इसका एक्सेलरेशन और n का वैल्यू है, तब हम लोग ये करेंगे। हाँ अभिजीत पूछिए क्वेश्चन। हाँ ना, ब्लॉक बी पे जो एन फोर्स लगेगा सर, उसके ऑपोजिट में कोई फोर्स नहीं लगेगा? ब्लॉक बी पे जो n फोर्स लग रहा है वो तो a लगा रहा है ना इसके ऊपर, तो सर उस फोर्स को जीरो करने के लिए कोई और फोर्स नहीं लगेगा? इस फोर्स को जीरो करने के लिए? यस सर। नहीं, इस फोर्स का जीरो क्यों करना है हम लोगों को, हमेशा फोर्स जीरो करने की जरूरत नहीं है ना, ये फोर्स लग रहा है जिसके वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो रेस्ट पे है। दोनों कांटेक्ट, कौन रेस्ट पे है? मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, इसमें नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 0 हो गया, खत्म है यहाँ। हम ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम इसको फोर्स F से पुश करें और ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो रेस्ट में कैसे हो गया? हाँ यस सर, वो कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये इसीलिए हम बता रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन का। अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि F फोर्स अगर हम राइट के तरफ लगा रहे हैं तब इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो निकालें, राइट? तो इसमें क्वेश्चन व्हेन F is applied on A
then the normal reaction is equal to, ठीक है, क्लियर बच्चों? हाँ बताइए आनंद, यस सर। और कुछ पूछना है? Now let's move to the next question. यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है two spheres A and B are placed between two vertical walls as shown in the figure. Draw the free body diagram of both the spheres. तो हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है दोनों स्फीयर का, राइट? तो अब देखो ये क्या है, ये जो स्फीयर है ये यहाँ पे भी कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी कांटेक्ट में है और इस स्फीयर से भी कांटेक्ट, ठीक है। और बिकॉज इसका वेट है और इसका भी, ये इसका टेंडेंसी नीचे गिरने का होगा बी वाले का, वो इसको पुश करेगा ये वाले को, जिसके वजह से ये इधर दीवार को भी पुश करेगा, इस ग्राउंड को भी पुश करेगा, और ये बी वाला इधर दीवार को भी पुश करेगा और नीचे भी एक फोर्स लगेगा और इसको भी पुश करेगा। तो अगर हम लोग ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सो ये हमारा लेट्स से जो ए है वो है, तो यहाँ पे देखो ये टेंजेंट बना दिया हमने, ए और बी के बीच में जो टेंजेंट है इसको बना दिया, ठीक है। अब ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, एक वेट लगेगा राइट नीचे के तरफ, इसका जो वेट है that will be acting in the downward direction, mass of A into acceleration of due to gravity G. ये because surface एक है fixed surface, ये भी ground है राइट, तो अब ग्राउंड बिकॉज ये यहाँ पे कांटेक्ट में है इसके, तो ग्राउंड एक इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर के तरफ, ये हो गया हमारा N1। ये वाला सरफेस जो है इस पे फोर्स लगाएगा इधर के तरफ राइट, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, ये हो गया N2। उसके अलावा ये जो ऊपर जो स्फीयर था वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगा रहा है ये N3 हो गया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ए वाले का हो गया। बी वाले का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, अब ये बी वाले का अपना मास वेट होगा नीचे के तरफ MBG। एक तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू N4, और ये N3 जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही इसके ऊपर जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे तो ये N3 इसके ऊपर इस डायरेक्शन। तो ये N3 जो है दोनों में सेम है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है राइट। N3 is the action reaction pair acting at the surface in where A and B are in contact with each other। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोगों ने सिस्टम कंसीडर किया अलग अलग, ए ब्लॉक एक अलग से कंसीडर किया, बी वाला स्फीयर अलग से कंसीडर किया, फिर हमने सारे फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं वो एनालाइज किए और उसका फिर हम लोगों ने डायरेक्शन बताया, ठीक। अगर इसको एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो ये है, नीचे के तरफ एक फोर्स लग रहा है MAG, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है N3, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है N1, और इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो N। ये A वाला ब्लॉक का हो, और यही अगर B वाले ब्लॉक का अगर हम देखें, B पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा है N4, नीचे एक लग रहा है MBG, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है जो
ये B1 इसको लिखने से क्या है, इसको बनाने से ना ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आएगा और तुम सॉल्व कर पाओगे आसानी से। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये अगर डायरेक्शन वगैरह हम लोग को एंगल वगैरह पता है यहाँ पे, तो उस एंगल को यूज करके, मान लो ये एंगल अगर हमें पता है तो हम लोग इसको n3 cos थीटा n3 sin थीटा ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। इधर भी ये अगर थीटा है, राइट, तो ये जो होगा एंगल ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया n3 cos थीटा, और इधर एक इसका कंपोनेंट हो गया n3 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फिर हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इजी हो जाता है बेसिकली। तो ये पॉइंट वाला जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ये तुमको इक्वेशंस लिखने में ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन बहुत अच्छे से तुमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इक्वेशन लिखे, बट हाँ फ्री बॉडी डायग्राम पहले तो तुम यही बनाओगे और उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट करके और उसके बाद इक्वेशन लिखो। जहाँ जरूरत होगा कन्वर्ट करने की, जहाँ नहीं जरूरत होगा वहां पे ऐसे ही काम चलेगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? सर हाँ बेटा बताओ। सर ब्लॉक बी पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? थोड़ा जोर से, अनामिका नहीं सुनाई पड़ रहा बेटा। सर बी पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? तो ग्राउंड से टच नहीं हुआ ना, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। इससे एक नॉर्मल फोर्स ये लगा और एक नॉर्मल फोर्स ये लगा, दो कॉन्टैक्ट है ना, दो ही सरफेस कॉन्टैक्ट में है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। तो ये सरफेस से n3 हमने कर लिया, इसको हम लोगों ने n4 कर लिया, और इसका अपना वेट mg जो था वो नीचे की तरफ लगा। अगर ये ग्राउंड से टच करता तब फिर ऊपर की तरफ एक और कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है? यस सर। तो ये बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कैसे वर्क करना है, किसी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में वो वर्किंग अगर हम देखें तो पहला क्या कह रहा है, डिसाइड ऑन द सिस्टम। हम लोग को सिस्टम डिसाइड करना है, जैसे हम लोग पीछे भी किए थे, राइट। तो डिसाइड ऑन द सिस्टम, ये बेसिकली एच सी वर्मा का कंटेंट है। तो एच सी वर्मा में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि 5 स्टेप कैसे फॉलो करना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द सिस्टम ऑन विच द लॉज ऑफ मोशन आर टू बी अप्लाइड। तो सिस्टम डिसाइड करना है जिसके ऊपर लॉज ऑफ मोशन को हम लोग को अप्लाई करना है। System may be a single particle, a block, a combination of two blocks, one kept over the other, two blocks connected by a string, कोई भी system हो सकता है। Only restriction is that all the part of the system should have identical acceleration. आप system उसी को consider कर सकते हो जिनका acceleration same है। ऐसा नहीं कि दो ब्लॉक उनका acceleration अलग अलग है और उसको आपने एक साथ में system consider कर लिया, ये नहीं कर सकते। So restriction क्या है? All parts of the system should have identical acceleration. ये पहला स्टेप का हो गया, डिसाइड द सिस्टम। सेकंड है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। हम लोग अभी बात भी किए थे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, वंस द सिस्टम इज डिसाइडेड मेक अ लिस्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द पार्ट्स अदर देन सिस्टम। उस सिस्टम पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सब फोर्सेस को एनलिस्ट करना, आइडेंटिफाई करना उसको। तीसरा है मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब रिप्रेजेंट द सिस्टम बाय अ पॉइंट इन अ सेपरेट डायग्राम, एक पॉइंट से सेपरेट करके ड्रॉ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम विद द पॉइंट एज द कॉमन ओरिजिन। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कॉमन ओरिजिन करके, मान लो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक वेट लग रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायग्राम इंडिकेट करना है उसको। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, जो हम लोगों ने बनाना सीख लिया। नेक्स्ट है
चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशन। हम लोग ने जैसे एक्सिस डिसाइड करना है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस हम लोग को डिसाइड करना है। और डिसाइड करने के बाद हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a block of mass m is pulled on a smooth horizontal table by a string making an angle theta। तो एक ब्लॉक है मास m, इसको एक स्ट्रिंग से हम लोग इधर खींच रहे हैं और वो जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a, मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है a है, राइट, a एक्सेलरेशन से जा रहा है। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। मतलब हम लोग को ये स्ट्रिंग फोर्स कितना लगा रहा है t, ये निकालना है, और हम लोग को ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ इस पे लगेगा n, वो भी हम लोग को निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना और t का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इस पे वेट जो है वो नीचे लग रहा है mg। तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जैसे यहाँ पे बनाते हैं, mg नीचे के तरफ होगा, ठीक है। एक टेंशन T लग रहा है क्योंकि एक स्ट्रिंग इसको खींच रहा है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है उसको टेंशन कहते हैं हम लोग। स्ट्रिंग टेंशन T लगा रहा है इधर, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे N लग रहा है ऊपर के तरफ, ये एंगल थीटा हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या देखा था, पहला डिसाइड ऑन द सिस्टम। हमने सिस्टम डिसाइड कर लिया, क्या कि ये ब्लॉक जो है मास m का, उसको हमने सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर ब्लॉक एज द सिस्टम। हम लोगों ने सिस्टम को, ब्लॉक को सिस्टम मान लिया। पहला स्टेप हो गया हमारा, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे, एक mg इसका वेट लग रहा है, एक टेंशन T लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो पुल ऑफ द अर्थ mg, कॉन्टैक्ट फोर्स n, और पुल ऑफ द स्ट्रिंग T, ये तीन फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया। मास m को हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, एक mg फोर्स नीचे के तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ लग रहा है, और टेंशन T इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम लोग इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं टेंशन को। एक राइट साइड में ब्रेक करेंगे, ये हो गया T cos थीटा, और ऊपर के तरफ एक टेंशन का जो कंपोनेंट होगा वो हो गया T sin थीटा। तो बिकॉज ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट, तो अब देखो कंपोनेंट mg का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग 0 है क्योंकि ये तो वर्टिकल फोर्स है। उसी तरह n का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग 0 है, और t का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग t cos थीटा है। उसी तरह तो टोटल फोर्स अलोंग x एक्सिस क्या हो गया, t cos थीटा। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर एक्सेलरेट कर रहा है a एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन a है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हम लोग लिखेंगे। तो t cos थीटा एक ही फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज t cos थीटा। t cos थीटा क्या हो जाएगा, ma के बराबर हो गया। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस देखें तो एक mg नीचे के तरफ है, इसीलिए माइनस mg लिखा है, जिससे कि नेगेटिव डायरेक्शन वो नीचे के तरफ शो हो रहा है। उसी तरह नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर के तरफ है, ऊपर के तरफ को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस n लिख रहे हैं, और t sin थीटा एक ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है ये। अब टोटल फोर्स जो y एक्सिस पे लग रहा है n प्लस t sin थीटा और माइनस mg, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा जो हो गया, ये तो पहला इक्वेशन है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिखेंगे जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, मतलब mg इज इक्वल टू n प्लस t sin थीटा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, t cos थीटा इज ma और mg इज इक्वल टू n प्लस t sin थीटा। हम लोग को सॉल्व करके t का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। हम लोग को दो फोर्स निकालना है, फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग और दूसरा टेबल ऑन द ब्लॉक। हमें t का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों चीज निकालना। सो t का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग
पहले अगर इसको सॉल्व करें तो t cos थीटा इज ma और mg इज इक्वल टू n प्लस t sin थीटा। तो हम लोग पहले जो दो वेरिएबल हमारे पास t और n, हम लोग इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो n को पहले सब्स्टिट्यूट mg इज इक्वल टू, सो t cos थीटा ma हो गया, तो t का वैल्यू क्या हो गया, ma अपॉन cos थीटा हो गया। cos थीटा को इधर लेके चले गए तो t इज इक्वल टू ma cos थीटा, ये पहला ma बाई cos थीटा पहला इक्वेशन हो गया। हम लोग को टेंशन t का वैल्यू निकल गया। अब इसी t का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा, mg इज इक्वल टू n प्लस t के जगह हम लोग कर लेंगे ma बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। सो mg इज इक्वल टू n प्लस ma इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा हमारा tan थीटा हो गया, राइट। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma tan थीटा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू mg माइनस ma tan थीटा। क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है जो कि तुमको शो करता है कि सारे स्टेप्स कैसे लिखे जाएं, सिस्टम कैसे कंसिडर किया जाए, फोर्सेस जो कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाए, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे लिखा जाए और उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो अननोन है उसका वैल्यू कैसे निकालें। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो तो अगर हम लोग सारे स्टेप्स समझें एक बारी, तो हमारा पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द सिस्टम, है ना। इन स्टेप्स को हमेशा याद रखना है अच्छे से, आइडेंटिफाई द सिस्टम। दूसरा हमारा था कि आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तीसरा है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद resolve the forces along x and y axis write the equations along x axis and y axis and solve it to find the unknown। ठीक है, तो ये जब तक इसको ध्यान से अगर सारे स्टेप्स हम लोग अगर करेंगे, राइट, तो बेसिकली एल्गोरिदम होता है कोई भी चीज को करने का, या फिर स्टेप्स होते हैं कोई भी चीज को सॉल्व करने का। उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे जैसे हम लोग कह रहा है, एक मिनट थोड़ा ब्लरी आ रहा है, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, आई जस्ट बेटर है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, कह रहा मास ऑफ द पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग बिलो ए इन फिगर 5.9। मैं फिगर एक बार बना देता हूँ आपके लिए।
ये मास m है, ये पॉइंट A है, और ये रोप या स्ट्रिंग किसी से अटैच्ड। So mass of the part of the string below A in figure 5.9 is m. Find the tension. तो ये वाला जो मास है इससे नीचे वाला बिलो A, इसका मास m है, इस वाले पोर्शन का, यहां से लेके इस पॉइंट तक जो स्ट्रिंग, ठीक है। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड एंड एट A। तो हम लोग को टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है लोअर एंड पे और A पे, ठीक है। सो तो इसमें अब सिस्टम हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सिस्टम अगर हम लोग जब हम लोगों को टेंशन जब लोअर एंड पे निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लो हम लोग को टेंशन निकालना है लोअर एंड पे, राइट। तो इसमें दो ही, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम फिर ये m को अलग से मानते हैं इस पॉइंट पे, राइट। इस पॉइंट पे जो टेंशन है मान लो T है, ठीक है, जो कि इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, और इसका जो अपना वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा mg फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है mg फोर्स, और टेंशन T इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। अब जो सो मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो A इज m, उसका हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है अभी, बस इसका जो कैपिटल M है इसका मास जो ब्लॉक का, वो ब्लॉक का मास इस ब्लॉक पे लगेगा, और ब्लॉक के ऊपर वाले पार्ट पे टेंशन का जो स्ट्रिंग का लोअर वाला पार्ट है वो उसको ऊपर टेंशन T से खींचेगा। तो ये T लग रहा है और mg लग रहा है, और ये स्टेशनरी है, तो y डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो स्टेशनरी है, तो T माइनस mg इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको लिखेंगे T इज इक्वल टू कैपिटल mg हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है आपको यहाँ पे A पॉइंट पे निकालने के लिए टेंशन। तो जो A पॉइंट पे टेंशन लग रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो गया और इसके नीचे एक ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मास कैपिटल M है, इस स्ट्रिंग का मास स्मॉल m है, और इस पे जो ऊपर के तरफ टेंशन लग रहा है वो T डैश है, राइट। और जो टोटल वेट इन दोनों का मिला के हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, तो इस पे जो नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर के तरफ T डैश और नीचे के तरफ जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं दिस इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो राइट, तो जब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग जो सिस्टम मानते हैं वो इसको मानते हैं, उस पे जो फोर्स लगा वो हमने निकाल लिया, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, T इधर और mg इधर, और उसका इक्वेशन हम लोग लिख के इक्वेशन को सॉल्व कर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बिकॉज हमें टेंशन इस पॉइंट पे निकालना है, इसके इस पूरे चीज को हम सिस्टम मान लेते हैं। ये मास जो ब्लॉक का है और ये जो स्ट्रिंग है, इतना जो स्ट्रिंग यहाँ तक का स्ट्रिंग A पॉइंट तक का जो स्ट्रिंग है, इस पूरे को सिस्टम माना। जो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M प्लस mg हो गया और उस पे ऊपर T डैश हो गया। तो यहाँ पे जब इक्वेशन लिखते हैं ये भी स्टेशनरी है, तो T डैश माइनस ऑफ M प्लस स्मॉल mg इज इक्वल टू 0। तो T डैश कितना हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जितने स्ट्रिंग हम लोग कंसिडर करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जनरली वो स्ट्रिंग मासलेस होता है। तो स्ट्रिंग जब मासलेस होगा तो पूरे स्ट्रिंग पे टेंशन सेम होता है। मतलब कि कोई चीज को अगर आपने लटका रखा है तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, यहाँ जो टेंशन होगा, यहाँ जो टेंशन होगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। कब? जब स्ट्रिंग इज मासलेस।
ठीक है, जब स्ट्रिंग इज मासलेस। अगर स्ट्रिंग का अपना कोई मास होता है तब हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मास कंसिडर किए हुए है स्ट्रिंग का, इसीलिए हम लोग हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन मानते हुए इस पॉइंट पे टेंशन कुछ और निकाल रहे हैं और इस पॉइंट पे टेंशन कुछ और निकाल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. sir. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में ये कह रहा है ब्लॉक shown in the figure has mass capital M and descends with an acceleration a। तो इसका मास कैपिटल M है और नीचे एक्सेलरेशन a से डिसेंड कर रहा है। द मास ऑफ द स्ट्रिंग बिलो द पॉइंट a इज m। ये वाला जो पोर्शन है इसका मास m है। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द पॉइंट a। यहाँ पे हम लोग को टेंशन निकालना है स्ट्रिंग का एट द पॉइंट a एंड एट द लोअर एंड। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे हम लोग को टेंशन निकालना है, ठीक है। सो देखो, अगर हम लोग को इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो जैसे हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था पिछले केस में, कैपिटल M हो गया, यहाँ पे टेंशन मान लो कुछ T1 है और इसका वेट जो है नीचे के तरफ mg है और ये पूरा बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रहा है a एक्सेलरेशन से। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, T1 ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेशन a नीचे, net force in y direction is equal to mass into acceleration। so total force जो y direction में होगा T1 minus mg is equal to mass into acceleration a, है ना। पिछले केस में ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है इसीलिए a लिख रहा है, और ये एक्सेलरेट किधर कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बिकॉज mg फोर्स नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लोग mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma लिखेंगे, राइट। डायरेक्शन नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया क्योंकि एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ हो रहा है, तो हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखते हैं, तो mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma हो गया। दूसरे वाले का तो इससे हम लोगों को जो T1 का वैल्यू आया, T1 इज इक्वल टू mg माइनस ऑफ ma, और m कॉमन ले लिया g माइनस a, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम लोग ये स्ट्रिंग और ब्लॉक दोनों को सिस्टम मानते हैं इस पॉइंट A पे, तो इस पॉइंट A पे जो नीचे फोर्स लग रहा है, एक ब्लॉक का वेट mg, एक इसका वेट स्मॉल mg जो इस वाले मास के वजह से, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, और यहाँ पे जो टेंशन ऊपर लग रहा है वो T2 लग रहा है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो स्ट्रिंग का इसको ऊपर पुल कर रहा होगा T2 एक्सेलरेशन, T2 टेंशन से पुल कर रहा है। तो नेट फोर्स जो अब हम लोग नीचे के तरफ लिखते हैं दैट इज mg प्लस स्मॉल mg ऊपर के तरफ माइनस T2 इज इक्वल टू टोटल मास जो इसका हो जाएगा m प्लस m हो जाएगा इंटू a, ठीक है। टोटल मास इसका क्या है, पूरे सिस्टम में जो टोटल मास होगा दैट विल बी इक्वल टू m प्लस कैपिटल है। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन हो गया m प्लस कैपिटल M g माइनस T2 इज m प्लस m इंटू a। T2 को एक तरफ लेके चले जाओ तो m प्लस स्मॉल m इंटू g माइनस a इज इक्वल टू T2। सो टेंशन T2 इज टोटल मास m प्लस m, ब्लॉक और स्ट्रिंग का, g माइनस a, दिस इज द टेंशन T2। तो यही दो हम लोग को निकालना था, T1 टेंशन निकालना था इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे टेंशन T2 निकालना था, तो हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग को ध्यान रखना है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मान लो हमारे पास एक पुली है, ये पुली फिक्स्ड है, ठीक है, इससे पुली फिक्स्ड है, एक ब्लॉक हमने यहाँ पे लगा रखा है, दूसरा हमारा एक ब्लॉक यहाँ पे है, और उससे तीसरा एक और स्ट्रिंग लग के तीसरा ब्लॉक यहाँ पे लग गया। ये डी है, ये सी है, पुली बी हो गया, ये ए हो गया। अब ये इस पॉइंट, इस वाले स्ट्रिंग में, बिकॉज स्ट्रिंग मासलेस है, सपोज द स्ट्रिंग इज वेरी लाइट। जब स्ट्रिंग इज वेरी लाइट मतलब इसको हम लोग मासलेस कंसिडर करते हैं, इसका मास नहीं कंसिडर करते हैं, सो दैट वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, देन टी डैश इज इक्वल टू टी। प्रीवियस केस में अगर स्ट्रिंग के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। मान लो इसमें इस पार्ट में टेंशन T1, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है इसमें टेंशन T2 होगा, और ये जो पार्ट है इस दोनों के बीच में इसमें टेंशन T3 होगा। तो पुली के इस तरफ टेंशन T1, इधर टेंशन T2। एक मिनट रुक जाओ बेटा, तुम्हारा डाउट लेंगे, लेट मी कंप्लीट पहले। और यहाँ पे टेंशन T3 होगी। जब भी अगर यहाँ पे पुली, राइट, अब देखो पहला तो हमने कंसिडर किया, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, the tension is same throughout the string. पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम है अगर स्ट्रिंग मासलेस है। दूसरा पॉइंट, अगर ये जो पुली है इसका भी मास 0 है और ये इस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में, मतलब फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब इसका जो एक्सल है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में T1 और T2 दोनों इक्वल हो जाता है। सो टेंशन इज द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, ये तो हमने पढ़ लिया। टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स इन ए स्ट्रिंग और ए स्प्रिंग इज द सेम प्रोवाइडेड इट इज एज्यूम्ड मासलेस एंड नो मासिव पार्टिकल और बॉडी इज कनेक्टेड इन बिटवीन देम। यहाँ देखो इसका T2 और T3 अलग अलग इसीलिए है क्योंकि बीच में एक बॉडी अटैच्ड है जिसका खुद का कुछ मास है। अगर ये बॉडी नहीं अटैच्ड होता तो पूरा स्ट्रिंग एक ही होता और उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता। जब भी एक मास बीच में अटैच हो जाता है टेंशन अलग हो जाता है, T2 इज नॉट इक्वल टू T3। उसके बाद आते हैं, इफ द स्ट्रिंग इज लाइट the tension T1 of the string is same to all the point between block A and pulley B. पुली B और ब्लॉक A के बीच में ये पूरा टेंशन सेम होगा T1। उसके बाद टेंशन T2 is same at all the point between पुली B and ब्लॉक C. पुली B और ब्लॉक C के बीच में टेंशन T2 सेम होगा। टेंशन T3 is same at all the point between the block C and block D. C और D के बीच में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा T3 के बराबर। Now the three tension T1, T2, T3 may be different from each other. If the pulley B is also light, देखो समझो, अगर if pulley B is also light, तो उस केस में क्या होगा, T1 equal to T2 हो जाएगा। मतलब पुली के लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है और पुली के राइट साइड में जो स्ट्रिंग है दोनों का टेंशन सेम हो जाएगा। कब होगा वो, जब पुली भी लाइट हो। देखो स्ट्रिंग लाइट है तो पूरे स्ट्रिंग पे सेम टेंशन, पुली भी लाइट हो गया तो पुली के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो स्ट्रिंग है दोनों का सेम टेंशन। मतलब कि अब हम लोग अगर ऐसे इसका बनाए तो यहाँ पे टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, इसमें भी टेंशन T। अब इसके बीच में अगर ये मास आ गया तब इसमें टेंशन कुछ T3 अलग से हम लोग लेंगे, अदरवाइज सारा टेंशन सेम रहता। अब पूछो किसको क्या पूछना। कोई बच्चा बीच में पूछ रहा था, पूछना है किसी हो गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ तो वही एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं पहले बहुत जनरल टर्म में बात करते हैं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक आते जाते हैं।
तो स्पेसिफिक केस में जब पुली भी मासलेस हो जाता है तब T1 T2 बराबर हो जाता है, और अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरे स्ट्रिंग में, है ना, कॉन्टैक्ट के बीच में जो नहीं है, मान लो यहाँ पे कोई पुली नहीं है, पूरा स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई चीज को लटका रखा है, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो हम लोग पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम मानते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना। जितने भी चीजें आज हमने की हैं उसको एक बार पढ़ लेना, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आज, करीब 10-12 क्वेश्चन, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बस तुमको बनाना है, कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चंस हैं उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने और वो बना के मुझे भेजना है ना। ओम, मैं मेल आईडी मेरा मैं अभी मैसेज कर दूंगा, है ना। तुम मेरा नंबर लिख लो। मेरा नंबर बोलिए है सर। 9958116995। ठीक है, तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं उस पर अपना मेल आईडी तुम्हें बता दूंगा, उस पर तुम मेल कर देना जो भी फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन हम भेजेंगे उसको। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बच्चों।